हेलो फ्रेंड्स, मैं बॉबी कुशवाहा आपके अपने चैनल एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने पहली वाली क्लास देखी होगी, इससे बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। जो भी डाउट हैं आप टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप डाउट भेज सकते हैं। जो क्लोज डाइस का जो चैप्टर था वो वहीं फिनिश हो गया। उसके बाद भी एक छोटा सा डाउट आया है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दूंगा। और मैं बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो जल्दी ही आउट होने वाली है, तो प्लीज़ कहीं ना कहीं सीरियसली इन लेक्चरों को करें। आपको जो मार्क्स हैं मैक्सिमम हासिल होंगे, ठीक है, और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओपन डाइस कंप्लीट करने के बाद जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ने के बाद कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। देखें एक बार आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है। इसमें पूछता है अपोजिट टू बिलो। देखो 4 बॉक्स आपके सामने दिए गए हैं। ये डाउट जब आया है, जब कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ज़रूरी है कि हर बार 1, 6, 3 नंबरिंग ही आए या काउंटिंग ही आए। ऐसा भी तो हो सकता है, इन बॉक्सों के ऊपर किसी भी तरह की इमेज छपा हुआ है, हैज, स्टार, कुछ भी आ सकता है। मैंने इसी प्रकार यहाँ पर कुछ कलर्स के नेम हैं वो लिख दिए हैं। इन कलर्स के नेम के थ्रू भी तो कुछ आ सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी कलर्स के नेम आएंगे तो वहाँ पर हमारा कोई स्टैंडर्ड डाइस कोई काम नहीं करेगा। हम उसको जनरल डाइस यानी कि साधारण पासे की तरह डील करेंगे। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आगे। इसने पूछा है अपोजिट टू ब्लू, यानी कि ब्लू के विपरीत, यानी नीले के विपरीत। अब आप ये बताइए, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, जो मेथड बताए हैं, उन्हीं का यूज करेंगे हम। बट यही है कि हम जो समय है बहुत ही कम लगाएंगे। देखो मैंने देखा सबसे पहला मेथड क्या होगा मेरा, डबल कॉमन वाला। ऐसा तो नहीं है कहीं मुझे डबल कॉमन मिल रहे हो, वो एक दूसरे नेगलेक्ट हो जाए और मेरा आंसर साथ डायरेक्ट मिल जाए। ऐसा भी तो पॉसिबल है। एक बार देख लेते हैं इसको। मैंने देखा ब्लू पूछा है, ब्लू कहाँ पर है, मैंने देखा ब्लू यहाँ पर है। अब ब्लू के अलावा कौन कौन से कलर है मेरे, ऑरेंज, वॉलेट, यानी कि नारंगी और बैगनी। क्या नारंगी और बैगनी किसी और बॉक्स में है क्या? मैंने देखा नारंगी और बैगनी इसमें नहीं है, नारंगी और बैगनी इसमें भी नहीं है, नारंगी और बैगनी इसमें भी नहीं। इसका मतलब हुआ कि डबल वाला कॉन्सेप्ट इस वाले बॉक्स में नहीं लग रहा। नेक्स्ट में चेक करता हूँ। नेक्स्ट में मैंने देखा नीला इसमें है, पीला और नारंगी कहीं है क्या? पीला और नारंगी नहीं है, नारंगी नहीं है। फिर मैं थर्ड बॉक्स में आया, इसमें मेरा नीला नहीं है, छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखता हूँ, अब देखो नीला इसमें दिख गया मुझे। अब आप बताना नीले के अलावा दो जो अदर वाले फेस हैं उनमें क्या दिख रहा है मुझे? मुझे दिख रहा है लाल और पीला। क्या लाल और पीला कहीं है क्या? मैंने देखा लाल और पीला यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और लाल और पीला यहाँ पर है। देखो आप आपको दिख रहा होगा लाल और पीला। जब मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली क्लास में कि जब भी डबल कॉमन मुझे मिल जाए तो डबल कॉमन आपस में नेगलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो बचा कौन सा? पिंक, गुलाबी यानी कि, और ब्लू। ये दोनों अपने आप में क्या हो जाएंगे, हिंदी में लिखता हूं एक बार, गुलाबी और नीला, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत। ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आया वाला? अब देखो आप इस तरीके से करते हैं तो ये स्मार्ट हुआ। थोड़ा सा इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मेथड होते हैं पुराने, उनसे भी कर लेते हैं एक बार। देखो मैं देखूंगा कि ऐसे 2 बॉक्स लूंगा इन चारों में से जिनमें खाली एक सिंगल कॉमन हो। मैंने देखा इसमें, देखा नारंगी दिख रहा है, नीला दिख रहा है, इसमें नहीं करूंगा, इसमें डबल कॉमन मिल रहे हैं मुझे। फिर मैं इसमें देखूंगा लाल, गुलाबी, पीला, लाल, गुलाबी, पीला। इसमें देखता हूँ नारंगी, बैगनी, नीला, नारंगी, बैंगनी, नीला। इसमें दिख रहा है कुछ, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। अब इसको मैच करता हूँ एक बार। मैंने देखा नारंगी, बैंगनी, नीला, नीला इसमें है, नीला इसमें है। अब देखो ये दोनों अलग हैं, ये दोनों भी अलग हैं। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में बस एक ही कॉमन मिल रहा है, और यही मुझे चाहिए था। अब देखो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ करते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा के तरीके घुमाना, ठीक है। अब देखो मुझे पूछा नीला, ठीक है। अब देखूंगा मैं इन दोनों में कॉमन कौन सा है, नीला ही कॉमन है। मैंने आपको बताया था जब भी एक जो कॉमन है
उसी के बारे में अपोजिट पूछा है, तो मेरा आंसर वह वाला होगा जो इन दोनों फेस में नहीं दिख रहा। यानी कि जो 6 फेस हैं, 3 फेस इसके, 3 फेस इसके, ये चारों व्यू दे रखे हैं वो एक ही डाइस के हैं। तो देखो 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे। अब ये नीला है वो क्या 2 बार आ चुका है, तो ऐसा इनमें कौन सा कलर है जो एक्स्ट्रा एक रह गया है, वो है गुलाबी। तो मेरा आंसर डायरेक्ट गुलाबी हो जाएगा। देखो एक बार देख लेते हैं इसको। मैं नीले से स्टार्ट करूंगा, ब्लू से। नीले के बाद घड़ी की दिशा में घुमा दूंगा इसको पॉइंट मारकर। नीले के बाद बैंगनी, नारंगी, यानी कि बैंगनी और नारंगी। उसके बाद फिर से नीला, फिर से घुमाऊंगा घड़ी की दिशा में, पीला और लाल, पीला और लाल। तो देखो ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट और ये दोनों अपोजिट नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों सेम हमारा फेस आ गया, तो इसकी जगह हो जाएगा मेरा गुलाबी। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? अब तो ये तो हुई जो पहली वाली क्लास थी, इससे पहले वाली, उसका जो डाउट थे वो क्लियर हुआ। अब पढ़ते हैं ओपन डैश के बारे में। एक बार इसको मैं रफ कर दूं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझने के लिए इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम ओपन डाइस, यानी कि जो डाइस है हमारे जो 6 फेस हैं उन 6 फेस को खोल कर। नॉर्मली हम खोल सकते हैं उनको 6 फेस को। अब ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 6 फेस को ओपन करने के बाद ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं डाइस के थ्रू, अब उसको देखेंगे। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, मैं बोलूँगा कि 10-12 टाइप के क्वेश्चन हैं ओपन डाइस में। यदि आप उनको कर लोगे, उनको समझ लोगे, तो आपके ओपन डाइस के सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, आज हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, आज हम कॉन्सेप्ट कराएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक प्रश्न कराएंगे उसका, और धीरे धीरे समझते जाएंगे। जो प्रैक्टिस होगी हमारी वो कल वाले लेक्चर में होगी। ठीक है, ठीक है। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। एक तरीके से ये क्वेश्चन मान लो आप इसको। ठीक है, अब देखो आपको ये प्रश्न दिख रहा है, सिंपल आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ये इसमें 6 फेस हैं, यह एक डाइस का ओपन फॉर्म है, यानी ओपन रूप है। ठीक है, ये एक डाइस को खोल के दिखाया गया है। अब देखिए एक बार इसमें क्या फेस हैं, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, यानी 6 फेस हैं, 6 सतहें हैं इसमें। अब ये आपस में अपोजिट कैसे होती हैं? ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू जितने भी अपोजिट फेस बन सकते हैं एक दूसरे के, उन सब का आंसर दूंगा मैं इसी में। ठीक है, अब देखिए इससे पहले ओपन डाइस के जो क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब वह कॉन्सेप्ट आपको आने वाले क्वेश्चनों में हेल्प देगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। ये फेस आपको दिख रहा है जिसमें मैंने टिक किया है। याद रखना, जो फेस मुझे दिख रहा है ये वाला या नीचे वाला, किसी बॉक्स का नीचे वाला फेस हो, उसके जो 4 पॉइंट होते हैं, ये इनके अपोजिट तो हुआ नहीं। सिंपल मैं क्या कहने वाला हूं, मैं कह रहा हूं ये फेस इनके अपोजिट तो नहीं होगा, इनके अपोजिट, क्योंकि मान लो ये बॉक्स ही मैंने मान लिया नीचे वाला हिस्सा, जैसे मैं इसको बंद करूंगा, मान लो ये इस तरीके से मैंने इस तरीके से बंद किया। ठीक है, तो ये फेस तो हो ही नहीं सकते, ऐसे ये उठेगा यहाँ तक फेस, ये मान लो ऊपर से ढक्कन आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि इस पॉइंट के जो कॉर्नर हैं वो कभी इसके अपोजिट नहीं हो सकते। पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ओपन डैश करने का। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इस डाइस के जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जॉइंट,
इन जॉइंटों के जो कनेक्ट कर रही है वो आपस इसके अपोजिट कभी नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हुआ पॉइंट। अब बढ़ते हैं एक पॉइंट एक लेवल ऊपर। जब भी मैं अपोजिट बात करूंगा किसी की, मैं किसी फेस की अपोजिट बात करूंगा, मान लो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं हमेशा एक कॉलम का स्पेस करूंगा। क्या करूंगा? एक कॉलम का स्पेस। मान लो मैं इधर से इधर जा रहा हूं, तो मेरा जो अपोजिट होगा इस कॉलम को स्पेस करके, इस कॉलम को स्पेस करके अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं देखूंगा कि ये मेरा अपोजिट होगा, लेकिन ये फेस मुझे छोड़ना पड़ेगा। हमेशा जब अपोजिट आता है तो मुझे एक फेस यानी एक सतह छोड़नी पड़ती है। अब वो छोड़नी कैसे पड़ती है उसी के बारे में बता रहा हूँ। मैं जब लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मुझे ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो मेरा अपोजिट ये होगा। ऐसे ही मैं इसे एक बार रब करूं, मैंने ये बताया एक कॉलम का स्पेस कर दूंगा, ठीक है, ये पॉइंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं मान लो नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मुझे एक कॉलम रो छोड़नी पड़ेगी। मैं एक रो का स्पेस दूंगा। मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने बोला जब मैं कभी भी लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मुझे क्या एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा, एक कॉलम, एक स्पेस यानी कि एक सरफेस छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मैं यदि नीचे से ऊपर जा रहा हूं या बॉटम से डाउन आ रहा हूं, टॉप से बॉटम आ रहा हूं, तो मुझे क्या है एक रो छोड़नी पड़ेगी यानी पंक्ति, इसे बोलते हैं स्तंभ, कॉलम, सिंपल। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये बात समझ में आ गई तो अब जितने भी ओपन डायस के क्वेश्चन हैं आपके इजीली आप कर सकते हो। अब देखिए मैं इस प्रश्न को करता हूं। मैंने बोला हम एक बॉक्स हमेशा छोड़ेंगे, एक सरफेस हमेशा छोड़ेंगे अपोजिट निकालने के लिए। अब मैं इसका ये समझ में आ गया, मैं इसको एक बार रफ करता हूं। अब मैं इसका आंसर एक बॉक्स में देता हूं सभी का। मैं बोलता हूं पहले ए के अपोजिट बताइए आप, ए के अपोजिट। तो ए के अपोजिट क्या होगा? मैंने बोला जब भी मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मैं एक क्या छोड़ूंगा, रो, एक पंक्ति छोड़ूंगा। जब मैं नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो मैं क्या छोड़ूंगा, एक रो यानी पंक्ति छोड़ूंगा। जैसे ही मैंने पंक्ति छोड़ी तो इस वाले बॉक्स पे आ गया, तो ए के अपोजिट क्या हो गया, सी। वैसे ही आप जानते हो जब ए के अपोजिट निकालूंगा तो इस वाले बॉक्स को मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, नेक्स्ट वाला, तुरंत नेक्स्ट वाला मेरा जो बॉक्स है वो आंसर होगा, ए के अपोजिट सी। ऐसे ही बी के, जब मैं बी यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो ये छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। सिंपल। अब देखो, अब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, मैं लेफ्ट से मैं राइट की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, कॉलम। अब मेरा देखो, अब ये मेरा ये कॉलम आ गया। जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मुझे ये कॉलम का स्पेस देना पड़ेगा, तो मेरा आंसर होगा ई के अपोजिट एफ। इतनी बात समझ में आई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। मैंने बताया अब तक जब भी मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मैं एक कॉलम का स्पेस रखूंगा, ठीक है, यानी कि ये स्तंभ। ऐसे ही मैं टॉप से बॉटम जाऊं या बॉटम से टॉप की तरफ जाऊं तो मुझे क्या एक रो का स्पेस रखना पड़ेगा, ये वाली रो जैसे कि, ठीक है। और हमेशा जो मेरा आंसर होगा वो एक बॉक्स छोड़कर होगा, यानी कि वही सिस्टम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने एक पॉइंट बताया, जब भी मैं एक सरफेस की बात कर रहा हूँ तो उसके जो पॉइंट हैं वो उसके पॉइंट के साइड वाले जो फेस हैं वो कभी इसके अपोजिट नहीं हो सकते। यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया बी के अपोजिट ना ए ना ई और ना एफ और ना सी, क्योंकि ये क्या है, इनके साइड वाले। मान लो ये नीचे वाला बॉटम है, जैसे ही मैं इस बॉक्स को बंद किया मैंने तो ये हिस्सा इसको ढक लेगा, ये हिस्सा इसको, ये हिस्सा इसको और ये हिस्सा इसको, तो कभी अपोजिट हो सकते हैं। क्या ये बी के जस्ट ऊपर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए बताया मैंने जो बी के अपोजिट क्या जाएगा, क्योंकि देखो एक बार मैं 1 सेकेंड आपको बॉक्स में समझाता हूँ। एक बार मैंने बॉक्स लिया, देखो ये वाला, ठीक है। मैंने देखा बॉक्स, मैंने ये बॉक्स ऐसे रख दिया, मान लो ऐसे, ठीक है। ये वाला सरफेस मैंने इधर आ गया, ये वाला सरफेस इधर आ गया। देखो मैं बोलता हूं कि ये वाला जो बी वाला हिस्सा है वो है नीचे वाला, ठीक है। ये वाला हिस्सा है, ये है एफ, और ऊपर वाला हिस्सा इसे खोल के मैं इधर कर दूंगा, ये हो गया ए। ये वाला हिस्सा हो गया ई,
और ये वाला हिस्सा हो गया सी। लेकिन ये हिस्सा तो अभी रह गया ना, ये हिस्सा कहाँ है, ये ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि इस जॉइंट को एक सेकंड में और देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। देखो आपको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मान लो ये ढक्कन ऊपर से ढक गया, मैंने ये बॉक्स खोला और इस तरीके से खुल गया, तो देखो पहले ये वाला आएगा सी, उसके बाद खुलने के बाद ये यहाँ से, मान लो ये यहाँ से खुलने के बाद यहाँ तक आ गया, तो उसके बाद क्या आ जाएगा सेकंड वाला, तो सेकंड वाला मान लिया मैंने, ये डी आ गया ये वाला हिस्सा। तो जो डी वाला आएगा पहले ये सी वाला लगेगा, यहाँ से यहाँ तक फिट होगा सी वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद डी वाला आएगा इसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए इस बॉक्स का, तो ये डी इसके अपोजिट हो जाएगा बी और डी अपोजिट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये पॉइंट आपको दिख रही है, ये पॉइंट में जो कनेक्ट करेगा वो बी के कभी अपोजिट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, ठीक है। अब इसे रखते हैं एक बार यहाँ पर, ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं, ऐसे ही 10-12 टाइप के वेरिएशन हैं, आप इनको कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा ये ओपन डैश के क्वेश्चन, समझ में आए। अब बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूँ एक बार। इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना, ऐसे मत सोचना मैंने एक बार देख लिया तो हो जाएंगे। इनको जो 10-12 तरह के जो वेरिएशन हैं उनको यदि आप लिख लोगे तो आपको याद रहेंगे, जैसे ही पेपर एग्जाम आ रहा है तो आप रिपीट कर लीजिए, आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन आपको देखेगा, ये रोमन नंबर लिख दिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लो कुछ भी लिखा सही, इससे मुझे मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पर आंसर मार्क करूंगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, बस सेम वही प्रोसेस करनी है। मैंने देखा फर्स्ट का पॉइंट क्या हो गया फोर्थ, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाऊँगा, देखो मैं नीचे जाऊँगा तो ये मुझे जो रो है वो छोड़नी पड़ेगी, ये रो छोड़ दी तो इसका मेरा आंसर डायरेक्ट ये हो जाएगा, इससे नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट वाला, तो फर्स्ट के पॉइंट क्या हो जाएगा फोर्थ। ऐसे ही थर्ड के अपोजिट क्या हो जाएगा फिफ्थ, ठीक है, क्योंकि पता है आपको ये छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो 3 के पॉइंट 5। अब क्या बचा मेरा ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, सेकंड के अपोजिट हो जाएगा मेरा 6। समझ में आया, समझ में आया सिंपल तरीके से, क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैंने देखा इस तरीके से, एक ही डाइस में 6 फेस होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब 6 फेस के जरिए मैंने देखा फर्स्ट का अपोजिट हो जाएगा फोर्थ, थर्ड का अपोजिट हो जाएगा फिफ्थ और सेकंड का 6 वाला हिस्सा, ठीक है। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किया था उसमें समझ लिया था आपने। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ऐसे ही फास्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, आपको जैसे आपको अच्छी तरह से दिख जाए। ठीक है, ठीक है। एक बार इस प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन को। अब इन सब के अपोजिट बताऊंगा मैं एक बार। यहां पर एक ब्रैकेट बना लेता हूं बड़ा वाला टेबल। अब देखिए ए के अपोजिट क्या हो गया
एक अपोजिट मैंने देखा, हमेशा एक बॉक्स मुझे छोड़ना पड़ता है, तो एक अपोजिट हो जाएगा मेरा सी। सिंपल। बी के अपोजिट क्या होगा? अब देखो, जैसे ही मैंने देखा कि मुझे बी के अपोजिट निकालना है, अब देखो मैं बी मेरे यहाँ पर है, तो इसका मतलब मुझे क्या है, नीचे जाना पड़ रहा है। सिंपल। जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ जाऊंगा तो मुझे एक रो को छोड़ना पड़ेगा। अब एक रो छोड़ूंगा यानी कि ये रो पूरी साफ करनी पड़ेगी यहां से यहां तक, तो मेरा बी का जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट? ई। सिंपल, समझ में आ गया? क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब ये और रह गई, एक और इनको देख लेते हैं। डी के अपोजिट क्या आ जाएगा मेरा? ये छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? सब हो गए। सो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। सभी हो गए मेरे सिंपल तरीके से। मैंने देखा ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट ये छोड़ दिया मैंने ई, उसके बाद डी के अपोजिट एफ। सभी हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आज करा के कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, तो इसलिए इसको थोड़ा फास्ट कर दें। ये बॉक्स थोड़ा सा ठीक है, हो गया। 6 हो गए ना, 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, एक बार नंबरिंग कर दूं इनकी मैं। ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब बताइए आप खुद देख सकते हैं, जो प्रश्न मैंने कराए हैं उसी के थ्रू करेंगे, जो मैंने मेथड बताया उसी के थ्रू करेंगे। एक बार देखो, इसमें एक के पॉइंट क्या हो गया, पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 के पॉइंट क्या हो गया, मैं चला टॉप से बॉटम, तो मैंने ये रो छोड़ दी, तो 2 के पॉइंट क्या हो गया? 4। तो 2 के अपोजिट मेरा हो गया 4। अब 3 के पॉइंट क्या होगा? अब यहां पे देखना, क्या 3 के पॉइंट 5 हो सकता है? भाई 3 के पॉइंट 5 हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं बस। तो मैंने इससे पहले एक पॉइंट बताया था कि जब भी मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं, जिसके पॉइंट देख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसी के जो कॉर्नर हैं, उसी के जो जॉइंट हैं, क्या वहां पर कोई टच कर रहा हो? तो मैंने देखा 5 यहाँ टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 5 के पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा होगा फिर? जब मैं नीचे से ऊपर से नीचे जाऊंगा तो मुझे ये वाला रो छोड़ना पड़ेगा, तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 के पॉइंट 6। क्लियर हुआ? ठीक है, अब रह गया कौन सा? 5 और 1। देखो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसका जॉइंट इस बॉक्स का कोई जॉइंट इस बॉक्स वाले जॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। और आपको ये बताए, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो मुझे एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा, जब मैं कॉलम छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जस्ट 5। 6 ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आया? तो 1 के अपोजिट क्या हो गया? 5। ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट था। समझ में आया? उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन ही है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये कल कराई जाएगी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ये थर्ड, इसे थोड़ा सही बना लेना, और ये फोर्थ। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे पता करेंगे कि किसके अपोजिट क्या है। मैंने वही बताया था, वही रूल लगेगा। 3 के अपोजिट 4, यानी कि नंबरिंग में लिख दूंगी फिर रोमन नंबर में एक बार। 3 के अपोजिट 4, ठीक है। 1 के अपोजिट 2, यानी फर्स्ट और सेकंड आपस में अपोजिट होंगे, ठीक है, विपरीत होंगे। अब क्या रह गया, अब रह गया ये बॉक्स 0 वाला नीचे वाला। ये देखो ये है बॉटम। जैसे ही मैंने ये वाला हिस्सा लगाया, इसका ये वाला हिस्सा लगाया, और ये वाला हिस्सा लगाया, और ये वाला हिस्सा लगाया, तो ये यहाँ तक लगेगा। उसके बाद ये कहीं ना कहीं इस बाउंड्री के एक्स्ट्रा करेगा, एक्स्ट्रा निकलेगा बाहर। ये सभी कॉर्नर बाहर निकलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बॉक्स और बनाएंगे। एक बॉक्स बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो 0 का अपोजिट ये बॉक्स बनेगा। जो बॉक्स होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे ही होगा। एक इधर से लग जाएगा, एक इधर से लग जाएगा, और एक इधर से और एक इधर से, ये बॉक्स बन जाएगा। समझ में आया ये वाला प्रश्न? सिंपल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सीरियस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ है। एक बार नंबरिंग कर दूं इस पर एक बार। इसमें पूछ रहा है एच के विपरीत, वैसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो एच के अपोजिट बताना है आपको। एक बार देख लें एच के अपोजिट क्या होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। सेम वही प्रोसेस है। देखो पहले देखा मैंने, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि बी के अपोजिट तो मेरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो बी के अपोजिट के, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा। जैसे ही मैं टॉप से बॉटम में जाऊंगा, ये रो का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। तो बी के अपोजिट के, ठीक है। उसके बाद अब देखना, डी के अपोजिट ये हो सकता है कि एच। मैंने बताया था डी के अपोजिट एच क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो कॉर्नर है, इसका पॉइंट है, वो इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब डी और एच कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब डी के अपोजिट कौन सा रह गया। फिर मैं देखो, मैं टॉप से क्या बढ़ रहा हूँ, सॉरी बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये रो का स्पेस देना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इस रो का स्पेस दूंगा तो मुझे क्या टच करेगा, ये वाली रो आ जाएगी। तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। तो P और H, अब देखो P का और इसका H का कोई रिलेशन है, नहीं रिलेशन है, क्योंकि इसके जॉइंट यहाँ पर खत्म होते हैं और इसके जॉइंट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने बताया था जब भी मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मुझे ये कॉलम का स्पेस देना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट P के अपोजिट H। जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाएगा, P। समझ में आया भाई। देखो इससे बेस्ट नहीं मिल सकता। मैं आपको बता दूं, आपने कहीं बहुत सारे लेक्चर देखे होंगे, बहुत सारे लेक्चरों में कहीं ना कहीं कहानी सी पढ़ते रहते हैं, काफ़ी टाइम लगाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इतने सारे वेरिएशन एक क्लास में नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपको, उसमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो या कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वीडियो खत्म होने के बाद करेंगे, ठीक है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म करने के बाद लास्ट टाइम में करेंगे वीडियो के। अब देखिए मैं इसको एक बार रब कर दूं, और भी वेरिएशन है मेरे पास। ये हमने कर लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर एक बार बताइए। देखो सिंपल करेंगे, 5 के अपोजिट
4, 2 के अपोजिट करूँगा तो ये स्पेस छोड़ना पड़ेगा, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 1, आंसर। समझ में आया? ठीक है, ठीक, मैं इसको रफ कर दूँ एक बार, सिंपल है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से बताइए। बताइए पी के अपोजिट क्या हो जाएगा? आर भाई, इसके अपोजिट ये वाला। क्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा? ये तो होगा नहीं क्योंकि ये इससे कनेक्ट कर रहा है, तो क्यू के अपोजिट यू, और एस के अपोजिट टी। सिंपल। मुझे लग रहा है कि जितनी वेरिएशन है मैंने आपको करा दी है, और आप अपनी जो भी आपके पास किताब हो उसको देखना एक बार। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन और रह गए हैं, यानी कि बॉक्स बनाने वाले, उनको मैं एक बार करा दूं। और फिर मेरा ये ओपन डाइस वाला चैप्टर ये भी खत्म हो जाएगा, फिर खाली रह जाएगी क्वेश्चन सीरीज करने के लिए। अब देखिए एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं लास्ट। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको एक बार समझा देता हूं आपको। और ये लास्ट ऑप्शन है आपका देखो, इस प्रश्न को देखिए एक बार आप। मेरा ये प्रश्न दे रखा होगा, फिर वह उस क्वेश्चन में पूछेगा कि इसको, ये देखो डायस तो एक ही है, ये डायस एक ही है, इस डायस को खोलने के बाद वह कैसा दिखेगा, तो ये मुझे एक बार पहचानना है इसमें। तो देखो मैंने तरीके वही बताए थे, पहले देखेंगे इनसे क्या निकल के आता है, अपोजिट कौन किसके अपोजिट निकलता है, तब मैं इसको पहचान पाऊंगा। देखो मैं इसको अगर ओरली करूं कहीं ना कहीं, या बिना पेन के करूं, तो क्या करें, कैसे करूंगा? देखो मैं देखूंगा कि 2 और 5 और के दिख रही है, यानी कि दोनों में से डबल कॉमन मिल रहा है क्या मुझे कहीं? मैंने देखा 3 और 5 और 3 और 5, देखो यहाँ मिल गया, यानी कि 1 और 2 आपस में अपोजिट होंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि 1 और 2 अपोजिट कहाँ पर हैं। देखो 1 और 2 अपोजिट हैं क्या यहाँ पर? 1 और 2 अपोजिट नहीं है, यानी कि जब 1 और 2 अपोजिट होने थे तो इनके बीच में क्या था, एक स्पेस होना था। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ये भी पास मिल गए, क्या ये हो सकते हैं क्या? ये भी नहीं हो सकते। तो मेरा कौन सा ऑप्शन बच गया? ये वाला। देखो 1 के अपोजिट 2 हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी में देखते हैं एक बार।
फिर मैंने देखा 3 और 5 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखा 3 और 2, देखो 3 और 2 और 3 और 2 यहाँ मिल रहे हैं, यानी कि 4 और 5 भी आपस में अपोजिट हैं। 4 और 5 भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। एक बार देख लेते हैं 4 और 5 अपोजिट है क्या। यहाँ 4 और 5 अपोजिट नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन मेरा ये वाली जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो रही, ये वाली जो मेथड या परमिशन है वो सेट नहीं हो रही, तो इसके लिए ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर देखा मैंने क्या 4 और 5 अपोजिट है क्या इसमें, यहाँ पर 4 और 5 अपोजिट नहीं है क्योंकि ये पास पास है, तो ये वैसे ही फिर से कट गया। यहाँ पर देखते हैं 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरीके से करनी है, एक बार देखना है इनको देखकर मुझे कि क्या अपोजिट किसके है, फिर मुझे आंसर मार्क करना है। समझ में आया। अब एक प्रश्न और कर लेते हैं इसी का, उसके बाद इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, ठीक है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूँ। देखो ये दे रखा है प्रश्न, ये देखा है, ये आपको प्रश्न दिख रहा है, ये प्रश्न होगा। अब इससे ये पूछेगा कि इसको यदि मैं क्लोज करूं या बंद करूं तो ये कैसा दिखेगा। आपको 4 ऑप्शन देता हूं मैं, आपको बताना है इसी में से, ठीक है। ये ई है, FEB, ये फर्स्ट ऑप्शन में। उसके बाद फिर से ये F, ये D और ये E। थर्ड ऑप्शन देता हूँ आपको एक बार, ये B हो गया, ये C ऑप्शन, ये EBC। उसके बाद ये 4 ऑप्शन आपको देख रखे होंगे, ठीक है। प्रश्न में क्या है कि मुझे ये वाला डाइस दे रखा होगा, फिर पूछेगा कि यदि मैं इसको क्लोज करूं, बंद करूं तो ये कैसा दिखेगा इन 4 ऑप्शन में, तो मुझे टिक करना है। अब देखना, आप जो मैंने मेथड बताए वही लगाने हैं। देखो A और D आपके आपस में अपोजिट, F और B आपस में अपोजिट, A और C आपस में अपोजिट, यही तो होगा। अब इसमें एक बार मैच करते हैं। मैंने देखा F और B क्या आपस में अपोजिट हैं। देखो ये वाला F और B आपस में अपोजिट है, क्या इसमें F और B अपोजिट हैं क्या। मैंने देखा F और B पास पास में दिख रहे हैं मुझे, यानी कि जो चीज़ पास में दिख रही है क्या वो आपस में विपरीत हो सकती है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्रॉस। इधर देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन देखा मैंने F और D आपस में अपोजिट है क्या, नहीं। F और D आपस में अपोजिट तो नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हो सकते हैं। F और E आपस में अपोजिट नहीं है, इसका मतलब ये हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, B और C, ठीक है। उसके बाद E और B, देखो E B और C हो गया, ठीक है। E और B हो गया, ठीक है। उसके बाद C और B, इसको एक बार देखते हैं। D और E देखते हैं एक बार। देखो D का रिलेशन A से है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। और E और A और E, एक सेकेंड, एक बार इसको देखना। F के अपोजिट क्या हुआ, B, E के अपोजिट C और A के अपोजिट D। पहला नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चेक करते हैं एक बार, F और D और E, एक बार रिलेशन देखना इसमें। F और D और E, क्या ये आपस में अपोजिट तो नहीं है कहीं। मैंने देखा F और B कोई रिलेशन नहीं है F के साथ, A और D कोई रिलेशन नहीं है, E और C कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये इसकी पॉसिबिलिटी है अभी।
अब देखता हूँ ई और बी और सी, ई और सी आपस में क्या है, अपोजिट हैं। फिर देखो ई और सी इसमें आपस में अपोजिट हैं, क्या इसमें अपोजिट हैं क्या? ई और सी पास में आ गए तो इसका मतलब ये भी क्रॉस। अब इसमें एक बार फिर से देखते हैं, इसमें डी और ए, देखो डी और ए आपस में क्या है, अपोजिट हैं। क्या इसमें डी और ए अपोजिट हैं क्या? नहीं है, ये पास पास में आ गए, इसका मतलब ये भी रॉन्ग। सिंपल तरीके समझ में आ गया। इसका मतलब ये मेरा आंसर है, ये सही है भाई। एफ और डी और ई में रिलेशन देखा, मैंने देखा एफ के अपोजिट बी है, लेकिन एफ की साइड में आपको बी दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एफ के अपोजिट बी हो सकता है। फिर देखा मैंने ई के अपोजिट सी है, तो ई के अपोजिट सी है तो इसका मतलब ई के साइड में कोई सी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ई के अपोजिट सी हो सकता है। फिर मैंने देखा डी, डी के अपोजिट क्या है, ए है, और आपको ये यहाँ पर ए दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी के अपोजिट ए हो सकता है, तो इसलिए मेरा आंसर ये वाला सही होगा। तो ऐसे प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं और आपको स्पीड से आंसर करना, मार्क करना है इनको। अब बात करते हैं थोड़ा सा काम की। देखो मैंने ये मेरा तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास ले रहा हूँ मैं इसको। यदि जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, जो नोट्स बना रहे हैं, जो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ ग्रुप डी, यूपी पुलिस, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए एक मैथ की फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्या होगी, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। जो मैथ की कैलकुलेशन है उनको इंप्रूव करूंगा। तो इस इंप्रूव वाली वीडियो को कहीं ना कहीं सेलेक्ट करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि किस किस को ये वीडियो चाहिए। जैसे जैसे कमेंट आएंगी उसके हिसाब से मैं वीडियो प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ आज इस वीडियो में यहीं बिता लेते हैं। कोई भी कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो बिता लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।